अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम हमारे मोस्ट वेटेड जो हमारा टॉपिक था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन PSX, इसको डिस्कस करेंगे। मेरा नाम मीर अब्दुल्ला है। आप मुझे पाकिस्तान ट्रेडिंग एकेडमी हमारे नए चैनल पे देख रहे हैं, और हमारा जो पहला चैनल है, वो जो ओल्ड फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मीर अब्दुल्ला के नाम से हमारा पहला चैनल, जिसके अंदर मार्केट को लेके जितनी भी लेटेस्ट फोरकास्ट हैं इकोनॉमी और मार्केट की सारी, वो उसके अंदर वो की जाती हैं। ये हमारा ये जो नया चैनल है, ये प्योरली इसलिए बनाया गया है कि स्टॉक मार्केट की जितनी भी लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस और ऐसा कंटेंट इंशाल्लाह से जो आपने हमारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर आमतौर पे नहीं देखा होगा। तो आज की जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है उसका आगाज़ करते हैं। इसके 4 हिस्से होंगे। जो हमारी आज की वीडियो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके, ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि कम से कम मेरे ख्याल से 1 घंटे की ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर शामिल की गई हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत भी लगी है, और मैंने आपसे पिछले वीकेंड पे प्रॉमिस किया था ये वीडियो आपको मिलेगी, लेकिन मसरूफियत की वजह से नहीं मिल सकी। इस वीकेंड पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये सुबह के तकरीबन 5:30 बजे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और क्योंकि अवेलेबिलिटी इसी टाइम थी। खैर, 4 इसके पार्ट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो हमारी मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी वायबल है, ठीक है। हमारी मार्केट में वायबिलिटी इसकी चेक करेंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके जो कुछ लोग जानबूझ के, कुछ लोग बिना इसकी समझ हुए, जो एक स्कैम होता है, मैं इसको स्कैम का वर्ड क्यों यूज़ करूँ ये भी आगे जाके आपको बताऊंगा। और फिर हमारी मार्केट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो साइकिल है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके ऊपर भी रीजनिंग प्रॉपर, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके ऊपर रीजनिंग दूंगा, कोई भी हवा में बात, जिस तरह से हमारी सोशल मीडिया पे हमारे जो आमतौर पे आप टेक्निकल एनालिस्ट देखते हैं, उनके पास रीजनिंग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के अलावा कुछ नहीं होती, तो उस तरह का ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे नहीं देखेंगे इंशाल्लाह से। लास्ट में जो मेरी स्ट्रेटजी है उसको भी मैं आपके सामने इंशाल्लाह से रखूँगा। एग्री कर सकते हैं लोग, डिसएग्री कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। हाँ, एक और चीज़, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा फास्टर पेस के ऊपर अगर देखना चाहते हैं, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, जिस तरह से आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स सुनते हैं ज़रा फास्टर पेस के ऊपर 1.25 या 1.5x की स्पीड पे, तो आप जस्ट इस वीडियो के लिए भी, किसी भी वीडियो के लिए कर सकते हैं। ये बता इसलिए रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं पता तो आप थोड़ा सा इसको स्पीड अप भी कर सकते हैं। जस्ट आपने सेटिंग्स में जाना है और प्ले बैक स्पीड पे आप कोई भी स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 1.25 या 1.5, जिस भी पेस पे आप सुनना चाहते हैं। खैर, शुरू करते हैं। इससे पहले जो नए फॉलोअर्स हैं, जो नए देखने वाले हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे मैं कुछ थोड़ा सा बता दूं। जो लोग शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह से फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा पहले वाला चैनल है मीर अब्दुल्ला का, तो वहाँ पे आपने देखी होंगी हमारी जितनी भी फोरकास्ट रही हैं। और एक दफ़ा मैं जो हमारे न्यू फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी बता दूंगा अपना थोड़ा सा इंट्रो इस हवाले से, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो भाषण आपको देने जा रहा हूँ ना, वो किस बेस पे है, कोई ऐसी हवा में बात नहीं होगी। तो अच्छा, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपने हमारे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ चैनल्स और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह की बहुत ज़्यादा वो जो कैची लाइंस होती हैं ना, इंगेज करने वाली, ये ज़रूर सुनी होंगी। वो 2 स्टॉक्स जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही बनता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 5 बेहतरीन स्टॉक्स, 50 रुपये वाला स्टॉक 200 का हो गया, इस तरह की बहुत सारी कैची लाइन सुनी होंगी। ये एनालिस्ट जो है ना, मैं देखें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन जब आधी बात बताई जाती है और बाकी आधी आपको पता नहीं होती, और पब्लिक को क्योंकि उस बारे में पता ही नहीं होता, तो जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसके मैं खिलाफ हूँ। अच्छा, अब ये चीज़ बताई जाती है आपको, ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी है, इसकी प्राइस टू अर्निंग इतनी है, इसको आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि इसको बाय कब करना है।
आपको ये नहीं बताएंगे सेल कब करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू या मतलब उसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो रख देंगे और फिर बाय करते जाओ, और फिर नीचे जाती जाती है मार्केट और घुसती चली जाती है। जब रिकवरी आती है मार्केट में, तो आपकी प्राइसेस भी रिकवर नहीं होती। ये आप सबको पता है, मेरे साथ भी हुआ हुआ है, आपके साथ भी, सबके साथ हुआ हुआ है। कोई कहता है मेरे साथ नहीं हुआ तो वो झूठ है। सारे लोग इस एक्सपीरियंस को देखते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। अच्छा, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताने लगा था कि मार्केट की जो बिहेवियर है, हमेशा मेरी आप वीडियोस में एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट देखेंगे, और वो है मार्केट का बिहेवियर, जो मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। ये आपके सामने मैं खुद ज़ाती तौर पे एक जर्नल बनाया हुआ है जो लिखता हूँ। 300 से ज़्यादा ग़ालिबन पेजेस होंगे जिस पे मैंने सिर्फ मार्केट के बिहेवियर के बारे में लिखा है। ठीक है, जो भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ मुझे लगती है उसको मैं राइट डाउन हमेशा करता हूँ मार्केट के बिहेवियर को, क्योंकि मार्केट के बिहेवियर को आप नहीं अगर समझेंगे, जितने मर्जी फंडामेंटल्स लगा लें, जितने मर्जी टेक्निकल्स लगा लें, आप मार्केट में नहीं सर्वाइव कर सकते। और मार्केट बिहेवियर क्या है? साइकोलॉजी, इन्वेस्टर, ट्रेडर और मार्केट की साइकोलॉजी। और ये एक आपके सामने एग्जाम्पल रखी है कि जो मैं नोट्स अपने रखता हूँ, और 300 पेजेस से ज़्यादा कम से कम ये मार्केट बिहेवियर के ऊपर सिर्फ लिखे गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद दूसरी चीज़, जो ओल्ड फॉलोअर्स हैं, फॉलो करने वाले हैं, उनको ये इस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा होगा। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है जो आपके सामने मैंने रखी है। ये आप नंबरिंग देख रहे हैं, ये 14 नंबर तक ये सारी टॉप्स और बॉटम्स हैं। और ये कब के टॉप्स और बॉटम हैं? ये कोविड के बाद आने के बाद जब मार्केट क्रैश हुई थी, तो जब पहला बॉटम मार्केट का लगा था, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा टॉप और फिर बॉटम। और ये जितने भी आप ब्लू कलर में देख रहे हैं टॉप और बॉटम जो मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है, ये वो टॉप्स और बॉटम्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने मीर अब्दुल्ला वाला जो हमारा चैनल है, पिन पॉइंट इसको फोरकास्ट किया हुआ है। ठीक है, इफ़ एंड बट्स के ऊपर नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड के ऊपर नहीं, इंडिकेटर्स बुलशिट इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर नहीं। ठीक है, एक्चुअली में मार्केट को बिहेवियर को समझते हुए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। और ऐसा नहीं है कि 2020 से पहले फोरकास्ट नहीं किया हुआ, लेकिन एक पैराडाइम शिफ्ट आया था मेरी ट्रेडिंग में 2020 के बाद, जिसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट एक जो स्केल अप हुई है, तो माशाल्लाह से। तो ये सारा ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आप जाके कभी भी इत्तेफाक हो तो ख़ास तौर पे 28 मार्च 2020 की वीडियो इस चैनल पे ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद फिर जितनी भी फोरकास्ट रही हैं मार्केट की टॉप और बॉटम्स को लेके, और कोई भी जो फोरकास्ट है उसको फोरकास्ट करने का तरीके को ज़रूर देखिएगा, उसको समझिएगा कि वो कितना मुख्तलिफ है दूसरों से। अच्छा, ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि भाई थोड़ा सा ज़िंदगी में हमने भी कुछ किया, ऐसा नहीं है सिर्फ भाषण देने आ गया। भाई ये स्टॉक ले लो, मैंने MBA किया हुआ है और मैं आपको बहुत अच्छी बैलेंस शीट पढ़ के बताता हूँ, और यहाँ से ये स्टॉक जो है बहुत अच्छी वैल्यू आपको देगा, और वहाँ से वो 50% नीचे आ जाता है। खैर, अच्छा, हम अपना पहले पॉइंट को शुरू करते हैं। वायबिलिटी, हमारी मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वायबिलिटी है या नहीं, वाइबल है कि नहीं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग रखूं आप सबके लिए, जो इतना ज़्यादा डेटा इसके अंदर ऐड किया गया है। तो वायबिलिटी पे चलते हैं। तो हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हमारी मार्केट दुनिया की दूसरी मार्केट्स जो हैं उनसे अलग है। आप मुख्तलिफ अगर फंडामेंटल्स की बुक्स पढ़ते हैं, आपने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सुना होगा कि वारन बफे ने हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन उसकी स्ट्रेटजीज़ को यहाँ अप्लाई किया जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा जिन लोगों ने दुनिया की सबसे अच्छी बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स लिखी, उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया। जितनी भी ये बुक्स आम तौर पे लिखी जाती हैं ना, जो मैंने देखा है कि वो फंडामेंटल एनालिसिस हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस हो, वो जो बड़ी मार्केट्स हैं, जिस मार्केट्स के वो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स हैं, US, यूरोप, इन मार्केट्स के बिहेवियर को देखते हुए वो बुक्स लिखी जाती हैं। इन मार्केट्स
के साथ जो एक्सपीरियंस रहा होता है उसको देख के वो बुक्स लिखी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे आके फिर वो स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं लोग। अब मैं ये नहीं कहता कि वहाँ हर चीज़ 180 डिग्री पे होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है बुक से, लेकिन हमारी मार्केट को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी मार्केट इंटायरली डिफरेंट है दुनिया की दूसरी मार्केट से, और हर मार्केट दूसरी मार्केट से डिफरेंट है। ठीक है, वायबिलिटी पे आते हैं। अच्छा, दुनिया में जब भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो किसी भी स्टॉक मार्केट की जान होता है। ठीक है, वो किसी भी स्टॉक मार्केट के जो पिलर्स होते हैं ना, उनमें से एक पिलर फॉरेन इन्वेस्टर होता है। ठीक है, जो भी दुनिया में फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं दूसरे ममालिक में, उनकी इकोनॉमीज़, उनकी पॉलिसीज़, उनकी स्टॉक मार्केट्स में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1 पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नंबर 2 पे स्टेबल करेंसी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे आते हैं, उसका जायज़ा लें। 75 साल, 23 प्राइम मिनिस्टर्स, 4 मार्शल लॉज। ठीक है, कितने प्राइम मिनिस्टर्स, मेरे ख्याल से 2 प्राइम मिनिस्टर्स का असैसिनेशन हुआ। इसके अलावा जो हमारे डिक्टेटर्स रह चुके हैं, प्रेसिडेंट्स, उनमें से भी एक आध की डेथ हुई अननेचुरल तरीके से। और थ्रू आउट आपने देखा है किस तरह से हमारे मुल्क को डिक्टेट किया गया है, और आगे पॉलिटिशियंस भी बैठे होते हैं, लेकिन उसको डिक्टेट किस तरह से बैक साइड से किया जा रहा होता है, या कभी कोई ताकत कर रही होती है, वो आपके सामने है सारी चीज़ें, आज तक वो आपके सामने हैं। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में है ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे, इन चीज़ों को फर्दर एलेबरेट करूँगा आगे चल के, हौसला रखें अभी। अगर कोई कहे कि भाई फ़लाने पार्टी के दौर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ी थी, अभी बताता हूँ आपको। स्टेबल करेंसी हमारी, अगर आप करेंसी को देखें, हमारी रुपी जो वर्सेस डॉलर है, उसको हमने हमेशा गिरते हुए ही देखा, कभी रिकवर होते देखा ही नहीं है। पिछले आप 75 साल की तारीख देख लें, कभी भी रुपया अगेंस्ट डॉलर स्ट्रांग नहीं हुआ, हमेशा गिरा ही है इन लॉन्गर रन। करेक्ट हुआ है, उसके बाद मज़ीद गिरा, करेक्ट हुआ, अपसाइड पे फिर गिरा। तो पिछले 10 साल में हमारा जो रुपया है अगेंस्ट डॉलर, वो 200% गिरा है। अच्छा, अब इसको, ये कितना ज़रूरी है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो करेंसी का स्टेबल होना, ये हम आगे यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब देखें यहाँ पे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि PKR 2011 में 88 रुपीज़ का था अगेंस्ट डॉलर, और आज आपके सामने 300 रुपये के ऊपर वो चल रहा है। ठीक है, अगर दूसरी तरह हम USD को देखें, USD को देखें तो इसकी पिछले 35 साल की जो एवरेज है वो $95 है। ये आपके सामने USD यानी जो USD करेंसी है उसका इंडेक्स है। ठीक है, इसको आप मतलब डॉलर ही समझ लें, 95 के ऊपर डॉलर चल रहा है पिछले 35 साल से एवरेज। ये हाई अपना लगाता है 115 120, बॉटम अपना लगाता है $80, सॉरी रुपीज़ में बोल गया, वो आदत हो चुकी है ना भाई, हम रुपया देख देख के। तो 120 115 $120 का हाई और $80 का लो। अभी ये चल रहा है $100 $105 के अराउंड कहीं पे चल रहा है। तो आप देखें हमारी मुल्क में गोरे ने आउटफ्लोज क्यों किए पिछले 6-8 साल के अंदर कंटिन्यूसली, वो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अब जब हमारी मार्केट के अंदर हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमारी करेंसी स्टेबल नहीं होगी, तो हमारी सबसे पहले तो हमारी मार्केट, स्टॉक मार्केट गिरेगी। स्टॉक मार्केट गिरेगी तो उसके बाद जब हमारी करेंसी भी स्टेबल नहीं है, वो गिरती जाती है हमेशा, हर साल ऑन एवरेज वो कम से कम, अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें, कोई 20-25 साल को देखें, तो कम से कम ऑन एवरेज 5-7% हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है ऑन एवरेज। और जो पिछले कोई 5 साल हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो यहाँ पे करेंसी हमारी ज़्यादा गिरी है, 100% के करीब डिवैल्यू हुई है। तो जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो गोरे को एक तो वहाँ पे नुकसान होता है, और दूसरा जब हमारी करेंसी गिरती है तो वहाँ पे गोरे को मज़ीद नुकसान होता है, यानी डबल नुकसान होता है गोरे को। तो इसलिए 2016 से हमने ऑनवर्ड्स देखा, हमारी मार्केट से फॉरेनर्स ने पैसा निकाला ही है, डाला नहीं है। अब यहाँ पे उसकी एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ। जिस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। 2008 में हमारे पास सबसे बड़े स्टॉक मार्केट में
इन्फ्लोज आए थे 1.2 बिलियन डॉलर के 2008 में, जिस साल में स्टॉक मार्केट्स दुनिया की क्रैश हुई थी। उसके बाद फिर इन्फ्लोज गिरते रहे। फिर 2012-13 में जब कुछ सिचुएशन हमारी बेहतर हुई, इकोनॉमी की कुछ चीज़ें बेहतर हुई, देखने में हमें जो बेहतर लग रही थी, तो उसमें थोड़े से इन्फ्लोज बढ़े हैं 12-13 के अंदर। और फिर सबसे हाईएस्ट जो इन्फ्लोज रहे हैं हमारी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, वो 685 मिलियन के रहे हैं। 1 बिलियन नहीं, 685 बिलियन, जो कि 1 बिलियन से बहुत नीचे होता है। हाईएस्ट 2016 में। उसके बाद फिर आउटफ्लोज ही हमें देखने को नज़र आए हैं, और अभी तक हमें कोई खातर हुआ इन्फ्लोज आते हुए नज़र नहीं है। वजह क्या है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ दो ही मसले हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी तरफ डॉलर के अंदर क्यों लोग अपना पैसा रखते हैं, डॉलर के अंदर क्यों दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं अपने रिज़र्व्स रखते हैं। दुनिया में सबसे बड़े रिज़र्व जो हैं वो चाइना के पास है, जो कि सबसे बड़ा हरीफ है US का। ठीक है, चाइना के पास $3 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं, क्योंकि उसको पता है ये स्ट्रॉन्ग करेंसी है। अब देखें, दुनिया के जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 60% रिजर्व्स US डॉलर में है। ठीक है, US डॉलर में क्यों रिजर्व्स रखते हैं ममालिक या लोग पैसा क्यों वहाँ पे? जब दुनिया में कोई भी मसला होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, जिसकी वजह से हालात ख़राब होते हैं, तो इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी डॉलर होता है। लोग पैसा निकाल के लोकल करेंसी से डॉलर में डालते हैं, या स्टॉक मार्केट्स में जो डॉलर में ट्रेड करती हैं US स्टॉक मार्केट्स। तो उससे क्या होता है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाती है और डॉलर भी, तो दोनों बेनिफिट होते हैं। और अगेंस्ट जो डॉलर करेंसीज होती हैं उनको आम तौर पे मार पड़ती है। तो ऐसी करेंसी में क्यों कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जिसके अंदर आप हमेशा उसको ऊपर जाता हुआ या स्टेबल ही देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी करेंसी का एक मसला हो गया। आगे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रा चेक करते हैं हमारी करेंसी को लेके और हमारी स्टॉक मार्केट को लेके। अच्छा जी, करेंसी डिवैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझाऊंगा। 2013 में आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। उस वक्त जो USD वर्सेस PKR था वो 97 के ऊपर था। ठीक है, फिर आप सपोज कर लें कि 2015-16 जब मार्केट का एक पीक था, ठीक है, तब आपने अच्छा पैसा कमाया, आपका पैसा 3-4 गुना हो गया। ठीक है, आपका प्रॉफिट हो गया 3 करोड़ रुपये, नेट प्रॉफिट 3 करोड़ रुपये, और टोटल आपकी अमाउंट बन गई 4 करोड़। आज की अगर डेट में अगर हम देखें 2023 में, तो आपका जो USD है वो 300 पे है, और डिवैल्यूएशन जो हो चुकी है पिछले 10 साल में, एक्चुअली डिवैल्यूएशन जो हुई है वो 2016 से हुई है, तो पिछले 7 साल से डिवैल्यूएशन तकरीबन 200% हुई। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, 2013 जो हमारा PKR था 97 पे था, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, और हम इसको जो 97 है हम इसको 100% वैल्यू कंसीडर करते हैं हमारे रुपए की। ठीक है, अब 200% जो डिवैल्यू हुआ है हमारा पैसा और वो चला गया 300 पे, हम इस 200% को माइनस जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 33.3%। ठीक है, मतलब कि आपका जो 4 करोड़ है आज के दौर में, ठीक है, जो 2016 में 4 करोड़ था जो आपको प्रॉफिट हुआ जब मार्केट पीक पे थी, और ये भी मैं बड़े खुले दिल से कह रहा हूँ कि आपको, मतलब किसी ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, उसको 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसने बचा लिया प्रॉफिट। ठीक है, तो अदरवाइज आपको पता है जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके तो रेट भी दूर दूर तक नहीं आए। ठीक है, तो जिस तरह से लोग इन्वेस्ट करते हैं, अब एक्चुअली में देखने में वो तो है तो 4 करोड़, लेकिन उसकी रियल जो वैल्यू है इस वक्त वो 1.33 करोड़ है। 1 करोड़ 33 लाख, ये रियल वैल्यू है। ठीक है, तो आपने इन्वेस्ट करके पैसा तो कमाया, लेकिन आपकी वैल्यू गिर गई आपकी पैसे की। अच्छा जी, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हमारी मार्केट में। ठीक है, जो आपको नहीं बताया जाता, जो आपको बताया जाता है लॉन्ग टर्म भाषण दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा एक आपके सामने ड्रॉबैक है। इसको हम ज़रा मज़ीद थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ आपके सामने रखी है। परचेजिंग पावर का हम कंपैरिजन सिर्फ करके देखेंगे। ठीक है, परचेजिंग पावर मतलब आपकी कुव्वत ख़रीद वो कितनी थी 10 साल पहले, 10 साल नहीं सिर्फ 7 साल पहले, ठीक है, जब एक्चुअली में डिवैल्यूएशन होना शुरू हुई, और आज आपकी कुव्वत ख़रीद कितनी है। आप देखें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की वो आपके सामने सिर्फ रखूँगा 2-3 ही, ठीक है, बाकी का आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा, आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखें जिस तरह से मैंने आपको बताया ऊपर जहाँ पे कि आपका जो रुपी है वो 200% डिवैल्यू हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है 200% डिवैल्यू हुआ है। 4 करोड़ की वैल्यू एक्चुअली में जो वैल्यू है 1 करोड़ 33 लाख है। ठीक है, आज के दौर में, या किसी ने कोई ब्रेक इवन पे भी रहा है, उसने 1 करोड़ लगाया, ना उसको लॉस हुआ ना उसको प्रॉफिट हुआ, तो आज उसके 1 करोड़ की वैल्यू सिर्फ 33 लाख है। ठीक है, और देखने में वो 1 करोड़ है। अब इसको किस तरह से हम समझेंगे, इसको हम समझेंगे परचेजिंग पावर से। अब देखें जिस तरह से हमने रुपीज़ डिवैल्यूएशन देखी 200% हुई है, अब परचेजिंग पावर को देखते हैं। वीट की प्राइस थी 2016 में 35 रुपये पर केजी। बजट है आपका 1,000 रुपये 2016 में, आपके पास 1,000 रुपये आप वीट लेने निकले हैं, और 2016 में 35 रुपये के जी जो वीट थी, 1,000 रुपये का आपका बजट था, आप बाज़ार से लेने गए तो 28.5 किलो आपने वीट को ख़रीद लिया, आपके पास जो उस वक्त परचेजिंग पावर थी। अभी आज 2023 में जो वीट की प्राइस है ये अभी तो 170 रुपये पे जा चुकी है, लेकिन क्योंकि प्रेजेंटेशन बन चुकी थी, जिस आप देख रहे हैं पेट्रोल की प्राइस भी मैंने पुरानी लिखी हुई है, तो प्रेजेंटेशन बन चुकी थी, मैं उसके फिगर्स चेंज नहीं किए इस, हालांकि मतलब मज़ीद सिचुएशन वर्स हुई है। तो वीट 150 रुपये की है आज के दौर में 2023 में। बजट है आपका 1,000 रुपये, और अगर हम इसको 1,000 को डिवाइड करें 150 के ऊपर, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है तकरीबन 6.25 किलो। ठीक है, 7 किलो पूरी भी नहीं हमारे, मतलब हम जो 2016 में 28.5 किलो गंदम खरीद सकते थे 1,000 रुपये में, आज वो सिर्फ और सिर्फ हम 7 किलो से भी कम खरीद सकते हैं। तो परचेजिंग पावर अगर देखा जाए जो श्रिंक हुई है, कम हुई है, अगर वीट के हिसाब से अगर हम देखें वो 320% है। मतलब कि जो डिवैल्यूएशन हुई है, रुपी डिवैल्यूएशन वो 200% हुई है अगेंस्ट डॉलर, लेकिन अगर अगेंस्ट वीट देखा जाए, ठीक है, जो फूड इन्फ्लेशन के अंदर आती है वो 320 रुपये है, 320% है। ठीक है, इसी तरह पेट्रोल देखें 72 रुपये लीटर था 2016 में, बजट आपका 1,000 है। अब हम 1,000 रुपये से 2016 में 14 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे। आज क्या है, पेट्रोल की प्राइस है 292 रुपये, हालांकि एक्चुअली प्राइस 326 रुपये के ऊपर चल रही है। तो बजट है 1,000 रुपये, ठीक है, और हमारे पास जो टोटल हम पेट्रोल को ख़रीद सकते हैं वो 3.5 लीटर है, 14 लीटर, और 14 लीटर से सीधा 3.5 लीटर। तो आप देखें कितने गुना कम हुआ है जो हम 2016 में उस पैसे के साथ पेट्रोल भरवा सकते थे अपनी गाड़ी के अंदर। तो आज उसकी अगर हम देखें तो परचेजिंग पावर जो श्रिंक हुई है वो 300% हुई है, 300% कम हुई है अगर पेट्रोल के हिसाब से हम देखें। उसके बाद हम अगर राइस को देखें, चावल को देखें, तो हमारे पास बजट है 1,000 का। परचेजिंग पावर अगर हम इसकी देखें तो 15 किलो आते थे 1,000 रुपये में, 15 किलो चावल आपके आते थे, जो अच्छे वाले सबसे अच्छे वाले चावल हैं उसको मैंने लिया है। और यहाँ पे अगर अब देखें चावल की जो प्राइस है वो जो 67 रुपीज़ पर केजी का चावल था, आज वो 400 रुपये है। ठीक है, और आज वो 15 किलो जो आपके 2016 में आते थे चावल, आज सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलो आएंगे, और परचेजिंग पावर आपकी श्रिंक हुई है 500%। ऑन एवरेज देखा जाए ना तो 350% मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर और भी ऐड की जाएँ, जिस तरह से बिजली का यूनिट है, बिजली के यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 रुपये से मेरे ख्याल से नीचे था यूनिट, जो है 8 से 10 रुपये के बीच में था, और आज वो 55 रुपये के अराउंड है कहीं पे। तो उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए, बिजली की यूनिट के हिसाब से भी देखा जाए, तो आपकी परचेजिंग पावर हुई है तकरीबन 400% कम। ठीक है, ऑन एवरेज अगर देखें जो बेसिक चीज़ें हैं लाइफ के अंदर, ज़रूरी चीज़ हैं, वीट है, राइस है, पेट्रोल है, बिजली है, तो ये 350% के अराउंड कम से कम हमारा जो परचेजिंग पावर है कम हुआ है। यानी अगर हम करेंसी डिवैल्यूएशन को देखें, सीडी का मतलब है करेंसी डिवैल्यूएशन, तो 1,000 रुपये के जो वैल्यू है वो 66% कम हुई है। मतलब 1,000 रुपया 66% उसकी वैल्यू कम हो चुकी है 2023 में, जो आज से 2016 में था।
ठीक है। और इसी तरह फूड इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 1,000 रुपये की जो वैल्यू थी 2016 में, आज वो 75% कम हो चुकी है। मतलब अगर हम फूड इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो 75% वैल्यू कम हुई है, और अगर हम डॉलर के हिसाब से देखें तो 66% वैल्यू कम हुई है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हमारी जो मुल्क की आबादी है ज़्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो उसमें तो हमने देखना फूड इन्फ्लेशन, भाई खाने को मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो 75% आपका रुपी इस वक्त डिवैल्यू हो चुका है, और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप स्टॉक मार्केट से अगर पैसा कमा भी लें तो 75% आपका रुपी ही डिवैल्यू है अकॉर्डिंग टू फूड इन्फ्लेशन, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ अ स्कैम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्ट लिखा हुआ है, सॉरी इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। स्कैम किस तरह से है हमारी मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको स्कैम वर्ड को यूज़ क्यों मैं किया है, इरादी तौर पे या गैर इरादी तौर पे ये लोग जो करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा तहम्मुल से आपको सुनना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें, आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमारा जो जहन माइंड बनाया है ना, वो क्रिएटिव बनाया है। हम कुछ ना कुछ वक्त के साथ साथ इजाद करते रहते हैं, ठीक है। जो पुराने दिमाग हैं उनको नए दिमाग रिप्लेस करते रहते हैं। कहीं पे भी सोच, क्रिएटिविटी इंसान की रुकती नहीं है, ना ही रुकेगी क़यामत तक, ठीक है। आप पिछले अगर 40 साल का डेटा भी अगर हम एक कॉमन सी चीज़ देखें, टीवी को देखें, 80s में कैसे होते थे, आज टीवीज़ देखने में कैसे नज़र आते हैं। लोग जो फैशन करते थे 80s में, आज किस तरह का लोगों का फैशन है। 80s में जिस तरह के गैजेट्स होते थे, वॉकमैन है, प्रिंटर है, फ़ोन है, आज प्रिंटर किस तरह का दिखता है, आज फ़ोन किस तरह के दिखते हैं, ठीक है। यानी चीज़ें इवॉल्व होती हैं वक्त के साथ साथ। इसी तरह से जब हमें ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हमें बताते हैं कि भाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो हमारी मार्केट के अंदर और इसी से पैसा कमाया जा सकता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम क्या होता है कि 20 साल पहले फलाने बंदे ने फलाने स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसको इतना प्रॉफिट हुआ। वो बातें याद रखनी है जो वायबिलिटी वाले हमने पार्ट के अंदर की हैं। 20 साल पहले क्या हुआ, 20 साल वाले ब्रेन ख़त्म हो चुके हैं, उनको नए ब्रेन्स ने रिप्लेस किया, और वो किस तरह से सोचते हैं वो आपको मार्केट के पैटर्न्स में नज़र आएगा, ठीक है। तो वो जो 20 साल पहले जो हुआ वो आज वायबल नहीं है, वो आज प्रैक्टिकल नहीं है, वो चीज़ आज आप स्टॉक मार्केट पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देखें स्कैम क्या होता है कि ये आपके सामने एक लिस्ट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमारी जो मार्केट के अंदर आपको पता है रैली हुई थी, जो रीसेंट रैली है, इसको हम डिलीट करते हैं। रीसेंट रैली ये जो 2023 जुलाई के अंदर जो हमने मार्केट ने एक बहुत अच्छा गेन लिया, तो ये उसके कुछ फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हुए। एक महीने में जो स्टॉक्स ने इतने अच्छे गेंस दिए हैं, ठीक है। लाल पीर ने 156%, शेल ने 131%, सो ऑन। ये आपके सामने सारी लिस्ट है, ये कोई 12 स्टॉक्स मैंने आपके सामने रखे हैं। इसी तरह से जब मार्केट इन लॉन्गर रन से मुराद है जो हमारा इन्वेस्टमेंट का साइकिल है, एक्चुअली वाला साइकिल जो आगे जाके आपको समझाऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साइकिल वाली। तो उसमें जब मार्केट परफॉर्म करती है आपके सामने देखने को नज़र आता है, एक इसी तरह की शीट होती है जिस तरह की मैंने आपके सामने रखी है। देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले GHNI 50 का होता था, आज 500 पे चला गया, ठीक है। और फलाना स्टॉक इतने का होता था, इतने पे चला गया। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे हैं। लेकिन एक्चुअली में किस तरह से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, जो कॉमन इन्वेस्टर है, जो एक छोटा इन्वेस्टर है, जो यहाँ पे बड़े बड़े ख्वाब लेके आता है, जो स्टॉक मार्केट के ग्लैमर को देख के आ जाता है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। अब इस चीज़ को, ये थोड़ी सी लंबी चीज़ होगी लेकिन ये आपको साइकी समझ आएगी। एक्चुअली में ये मेरे साथ भी हुआ हुआ है, आपके साथ भी हुआ हुआ है, और जब मैं बताऊंगा आपको समझ आ जाएगी। देखिए जब मार्केट अपने बॉटम पे है ना, ठीक है, ये 2016 की रैली की बात कर रहा हूँ, 30,000 से मार्केट हमारी गई थी कहाँ पे, 53,000 पे। जब मार्केट बॉटम पे होती है सेंटिमेंट डेड होता है। कोई कॉमन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, 90% जो है, ठीक है। मैं वो जो क्रीम है ना ऊपर बैठी हुई 10%, 5% वाले लोग, उनकी बात नहीं कर रहा, जो ओवर स्मार्ट लोग हैं। ओवर स्मार्ट तो ये 90% वाले हैं। तो खैर जब मार्केट बॉटम पे होती है, सेंटीमेंट डेड होता है, किसी का
हिम्मत नहीं होती आमतौर पे इन्वेस्ट करने की, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्ट करता भी है, मार्केट ऊपर जाती है जब, तो आप इस साइकिल को ज़रा समझिएगा। तो मार्केट आपके माइंड में एक पैटर्न बनाती है, चार्ट के ऊपर एक बनाती है आपके माइंड में कि यार मार्केट तो नीचे आती है सिर्फ, ठीक है। जिस तरह से टीआरजी की एग्जांपल है या फिर नेटसोल की एग्जांपल है, एक ज़माने में जब बहुत मैसिव किस्म की रैली दी थी, तो हर बंदा सोचता था नेटसोल और टीआरजी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके कमाना बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, उसके बाद एक अपर कैप, दो अपर कैप हमें मिलते हैं। तो जब एक बंदा इन्वेस्ट करता है, तो अगर वो थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में पुरानी पिक्चर जा रही होती है, मार्केट तो जाती ही नीचे है, पैटर्न फिट हो चुका है, तो वो जल्दी या तो प्रॉफिट टेक कर लेगा, ठीक है। उसके बाद उसके दिमाग में मुख्तलिफ जो लोग इर्द गिर्द सोशल मीडिया पे, यार मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, मार्केट मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ पे शॉर्ट करो, ठीक है। फिर मार्केट क्या करती है, वहाँ से ऊपर चलती चली जाती है, जब मार्केट का साइकिल चल रहा होता है एक बुल रन का, जो आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। तो जब आपकी मार्केट एक बहुत बड़ी रैली देती है उस पूरे साइकिल में, तो जब मार्केट अपना हाई फॉर्म करने के बाद एक्चुअली में नीचे आती है ना, और आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। जब मार्केट के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला होता है, ट्रेंड का शिफ्ट, और 53,000 का मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट ने उसके बाद एक डीप लो लगाया 44-45 हज़ार का, तो लोगों ने वहां पे क्या देखा, लोग क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं कि भाई मार्केट तो बहुत नीचे आ गई है, यहाँ पे तो हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे। क्योंकि जब मार्केट एक हाई बनाने के बाद, ट्रेंड कंप्लीट करने के बाद पहला बॉटम बनाती है ना, तो वहां पे आपको न्यूज़ बड़ी अच्छी मिल रही होती है, इकोनॉमी बड़ी अच्छी नज़र आ रही होती है, क्योंकि अभी शुरुआत होती है ना, वो वर्स सिनेरियो की शुरुआत होती है, तो सब कुछ अच्छा नज़र आता, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोग शुरू करते हैं। जैसा छोटी सी एग्जांपल, एक बाबा जी, आपको पता है जो पुराने लोग हैं, 2016 में टीवी पे आते थे, ये स्टॉक मार्केट को लेके लाइव कॉल्स लेते थे, खास तौर पे PIBTL की बड़ी मशहूरी करते थे, नाम आप पता नहीं उनका क्या है, PIBTL 200 हो जाएगा, 5 साल होल्ड रखें 200 हो जाएगा। कहाँ पे है भाई PIBTL, ठीक है, आज 3 रुपये क्या ऊपर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे वो गलत, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपके सेंटीमेंट के साथ खेल के जिस जगह पे इन्वेस्ट करवाया जाता है ना, वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर आती है तो आप खुश होते हैं, और उसके बाद ये बड़ी लेग बनती है नीचे, फिर रिकवरी आती है, खुशी मिलती है, और ये बड़ी लेग नीचे। और फिर जब एक्चुअली में मार्केट के अंदर रिकवरी आना शुरू होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया ना इस एरिया पे, तो मार्केट नीचे जाके जब रिकवर देती है, तो आपकी जो एक्चुअल प्राइसेस हैं वो भी नहीं आती, ठीक है। जिस तरह से अभी आप देख लें 2016 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, जब मार्केट बेहतरीन थी, गवर्नमेंट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो लोगों ने बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया, आज तक लोगों के रेट नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना एक साइंस है, और वो थोड़ा समझाने की आपको मैं जो कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपके सामने इस तरह की चीज़ें रखी जाएंगी जिससे आप कहेंगे भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पे जो सेविंग्स है वो डाल दो 10 साल के लिए, 10 साल के लिए डालो, और 10 साल, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, पिछले 10 साल में मार्केट क्रैश कितनी दफ़ा हुई है। एक दफ़ा मार्केट ने बहुत अच्छी हमें एक बुल रैली दी है, और उसके बाद क्या हुआ। अच्छा खैर, आगे इस स्टोरी को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने ना जो जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, वो 2-3 रेशियोज़ को खास तौर पे देखते हैं किसी भी स्टॉक को, उसकी वैल्यू को, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए, उसका पता करने के लिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंट्रिंसिक वैल्यू, कैश फ्लो, इस तरह की 2-4 रेशियोज़ हैं जो मस्ट वॉच की जाती हैं। अच्छा, अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो देखी जाती है दुनिया भर में, उसके क्राइटेरियाज कुछ और हैं हमारी मार्केट में। अब प्राइस टू अर्निंग के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, ज़रा तहम्मुल से आपने सुननी है। जो पुराने लोग हैं 2015-16 से मार्केट में हैं, कम से कम गोड़ा हान नाम से एक एनालिस्ट हुआ करते थे, फंडामेंटल एनालिस्ट, और एक रिज वैल्यू के नाम से एक एनालिस्ट हुआ करते थे। और दोनों को मैंने हमेशा मतलब बहुत अच्छा एनालिस्ट पाया है, बहुत अच्छी इनकी एनालिसिस रही है, और मैंने हमेशा एडमायर किया, और मैं बहुत खुशी से सुनता था इनके एनालिसिस। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि भाई कोई क्रिटिसाइज इनको नहीं कर रहा, लेकिन इनकी अप्रोच और इनकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट को अगर हम देखें,
गोड़ाहान कहते थे कि अभी भी इनकी वीडियो यूट्यूब पे होंगी, आप कभी देखिएगा, एनालिस्ट बहुत अच्छे थे नो डाउट। गोड़ाहान कहते थे कि 6.5 मेरा एक फार्मूला है पीएसएक्स को लेके, 6.5% के ऊपर जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो आती है ना, तो मैं अपनी हर चीज़ बेच के हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ। ये मतलब उनके अल्फाज थे, हो सकता है उनके थोड़ा सा वो एक उन्होंने थोड़ा मजाक में कहा हो कि हर कुछ सब कुछ बेच के मैं स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, और जब वो प्राइस टू अर्निंग 6.5 पे आती है मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और फिर 6.5 से वो जब 9% पे प्राइस टू अर्निंग जाती है, सॉरी 9 के मल्टीपल पे मार्केट जाती है, तो वहाँ पे मैं अपने जितनी भी हार्ड मनी है वो निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक फार्मूला है और पिछले कई सालों से मार्केट इसको फॉलो कर रही है। आज हमारी मार्केट की प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है? आज हमारी स्टॉक मार्केट की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 3.5। ठीक है, 3.5 हमारी स्टॉक मार्केट की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। हमेशा प्राइस टू अर्निंग कम होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी मार्केट चीप है, इसका ये भी मतलब है कि आपकी मार्केट में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। ठीक है, अब देखें 6.5 किधर और 3.5 आज किधर है। मार्केट ने इस फॉर्मूले को बिल्कुल वो कट करवा दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे समझ आया कि हमारी मार्केट थोड़ी दुनिया की मार्केट से एक डिफरेंट है और इसके पैटर्न्स, कुछ मेजर पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। रिजहान दूसरा जो बहुत अच्छा बड़ा नाम था फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, इन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया था 10 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए का जब इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया पब्लिकली, और इन्होंने बीच में 10 स्टॉक ऐड किए, और उन्होंने कहा कि हम इसको टाइम टू टाइम देखेंगे, जब मार्केट नीचे आएगी हमारा पोर्टफोलियो कितना नीचे आता है, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो कितना ऊपर हमारा पोर्टफोलियो जाता है, कितना अच्छा परफॉर्म करता है। ये बात है 2016 की एग्जैक्ट। ठीक है, 2017 में मार्केट क्रैश हुई, उसके बाद रिजहान इन्होंने वो पोर्टफोलियो को पब्लिकली वो जिस तरह से लाइव वीडियोस में आके वो करते थे तो वो करना छोड़ दिया, उसके बाद ख़त्म। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? 2016 जब मार्केट का सेंटीमेंट स्ट्रांग होता है, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, हर कोई ट्रेड करना चाहता है, हर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहता है। जब मार्केट टोटल ट्रेंड शिफ्ट आता है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया, ट्रेंड शिफ्ट आता है, तो जब आपको वैल्यूएशंस दिखाई जाती हैं अब तो भाई बहुत अट्रैक्टिव है, वहाँ पे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं, और फिर वो शुरुआत होती है उस चीज़ की जो आप अभी तक हमारे मार्केट में देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक बैंकिंग सेक्टर, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो लगाया हुआ है, और इसके जो अच्छे स्टॉक्स हैं, यूबीएल है, एमसीबी है, मिज़ान है, हबीब है। ठीक है, अगर हम इनकी सिर्फ और सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियोज़ देखें वो क्या हैं, वो आप यहाँ पे अगर देखें तो मोस्टली आपको 2 से 3%, 3.5% के बीच में जो मल्टीपल है, 2 से 3.5%, बार बार परसेंट बोल रहा हूँ, माज़ा चाहता हूँ, 2 से 3.5 के मल्टीपल के बीच में आप ये वैल्यूज़ देख रहे होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ, 2017 में इंटरेस्ट रेट, 2016-17 में इंटरेस्ट रेट थे 6%। ठीक है, और ये किस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे थे? जो बैंकिंग सेक्टर है ये ऑन एवरेज 13% के मल्टीपल पे, फिर परसेंट कह रहा हूँ, माजरा चाहता हूँ, 13 के मल्टीपल पे बैंकिंग सेक्टर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और इनकी प्राइसेस क्या थी आपको पता है? यहाँ से इनकी कहीं ज़्यादा प्राइसेस थी, यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी वगैरह की बहुत ज़्यादा प्राइसेस थी जो अभी करंट प्राइसेस हैं इनकी। आज आइडियल टाइम है बैंकिंग सेक्टर के लिए, इनके जो प्रॉफिट्स हैं पहले से बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़े हैं, इनकी जो प्राइस टू अर्निंग है काफ़ी कम है। ठीक है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सेक्टर भी रहा है हमारी मार्केट के अंदर, लेकिन 3.5 के मल्टीपल के ऊपर ये चल रहे हैं, और आइडियल सिचुएशन है इकोनॉमी में। इकोनॉमी के हवाले से अगर देखा जाए, इंटरेस्ट रेट 22% पे, उस वक्त 6% पे थे, आज मल्टीपल उनका देख लें। लेकिन ये सेक्टर ने परफॉर्म किया, ये रिसेंटली थोड़ा सा परफॉर्म किया, बिल्कुल थोड़ा सा, ये कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जितना बड़ा उनको एडवांटेज दिया गया, लेकिन हमारी मार्केट में इस सेक्टर ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अगर आप दुनिया की दूसरी मार्केट्स देखें, यूएस मार्केट देखें, यूरोप, वहाँ पे अगर किसी एक सेक्टर को एडवांटेज मिल रहा है, लाइक ऑयल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, और बाकी सेक्टर्स को उस तरह से एडवांटेज नहीं है, लेकिन वो सेक्टर जो एक पर्टिकुलर सेक्टर है वो उसी तरह से परफॉर्म करेगा कि जो उसको एडवांटेजेस हैं। लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। तो हमारी मार्केट को
थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमारी मार्केट ट्रेड करती है। अच्छा, यहाँ पे हम मज़ीद थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर देखा जाए ना, जो एक रियल वैल्यू जिसको कहा जाता है, ये फेयर वैल्यू है किसी भी स्टॉक की। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टॉक है, ABC कोई भी स्टॉक है, 150 रुपये पर शेयर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। जब मार्केट अपने बुल रन में होगी, ये मेरी बात याद रखिएगा, ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा, जब मार्केट अपने बुल रन में होगी तो वो जो स्टॉक है उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 150 है तो वो स्टॉक जाएगा 300 के ऊपर, ठीक है। और जब मार्केट आपकी क्रैश हो जाएगी, जब आपकी मार्केट जिस तरह की अभी के हालात है हमारी मार्केट के, उस तरह की मार्केट में आप देखेंगे तो वो स्टॉक 150 पे नहीं आएगा, वो स्टॉक 70 रुपए के ऊपर आएगा, ठीक है। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, यहाँ पे आके ना स्टॉक हमारी मार्केट में आमतौर पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, 300 से नीचे आ रहा है ना, तो 150 पे इंट्रिंसिक वैल्यू पे आया है अगर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आके ना वो कंसोलिडेट करेगा। अब कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पे एक अच्छी सप्लाई करके वो दोबारा नीचे जाएगा। जिस तरह से अभी आपने रिसेंटली सुना होगा मुख्तलिफ ब्रोकर्स से, ट्रेडर्स से, कि हमारी मार्केट बहुत चीप है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी याद रखिएगा जो मैंने आगे बात कही है कि एट द सेम टाइम 3.5% के मल्टीपल का मतलब है कि हमारी मार्केट में कोई इंटरेस्टेड में नहीं है, ठीक है। इसी तरह से रशिया की मार्केट है, उसका भी मल्टीपल बहुत लो है, लेकिन उसकी मार्केट में भी कोई, उनकी मार्केट में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो हमारी मार्केट में इस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू काम करती है। तो इसकी मैं अब आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। अच्छा जी, ये हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर है जो हमें कैलकुलेट करके देता है किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी करंट फाइनेंशियल हेल्थ और जो सारी चीज़ें हैं फाइनेंशियली, उसको देख के हमें कैलकुलेट करके बताता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी ग्रोथ हमें बताता है। जिस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने पायनियर सीमेंट का चार्ट लगाया हुआ है। तो अगर हम लो अजम्पशंस के ऊपर अगर हम देखें तो करंट इसकी जो अर्निंग है, ये इसकी आप देख सकते हैं, ये करंट अर्निंग बता रहा है जो इसकी इस वक्त है 9.39 रुपये, ये इसकी अर्निंग है पायनियर सीमेंट की, ठीक है। 10% अगर ग्रोथ के ऊपर वो इसको अज्यूम कर रहा है, लोएस्ट ग्रोथ के ऊपर वो अर्निंग ये आपको बता रहा है अगले 4 से 5 साल की। इंट्रिंसिक वैल्यू इस वक्त कम से कम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 85 रुपये, ठीक है। इसी तरह से मीडियम में अगर हम देखें तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इस वक्त कम से कम 122 रुपये बनती है और 153 रुपये हाई एजम्पशंस पे बनती है। लेकिन अगर हम पायनियर को देखें तो अगर आपको याद हो तो पायनियर सीमेंट ने क्या किया, वो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। पायनियर सीमेंट ने क्या किया, ये उसने अपना लगाया बॉटम 45 रुपीज़ का, ठीक है। 45 रुपीज़ का बॉटम लगाने के बाद वो कहाँ पे आया अब 85 रुपये के ऊपर, हाई उसने 95 रुपये लगाया, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी 85 रुपये, लो उसने लगाया है 45 रुपये का, और वहाँ से वो रिकवर होकर यहाँ तक आया, इंट्रिंसिक वैल्यू तक रिकवर। अब क्या वो कर रहा है, अब वो कर रहा है कंसोलिडेशन, ठीक है। अब वो कर रहा है कंसोलिडेशन, ये सारा एरिया कंसोलिडेशन का है। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जब मार्केट बेरिश होगी, बेयर साइकिल में चल रही होगी, तो वो आपको एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड लेवल्स के ऊपर लेके प्राइस चली जाएगी, बेशक उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कोई भी है। और जब एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट होगी तो वहाँ पे एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड वो होके चला जाएगा। अगर 150 उसकी वैल्यू है तो वो 300 पे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बल्कि हम एवीएन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस बारे में सीखना चाहते हैं, वन क्लिक के ऊपर आप किसी की भी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है निकाल सकते हैं। ये चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा, आप सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको इस बारे में ज़रूर मैं इंशाल्लाह से सिखाऊंगा। तो वो चीज़ें, वो कंटेंट मिलेगा आपको हमारे इस चैनल पे, पाकिस्तान ट्रेडिंग एकेडमी पे, जो आपको इंशाल्लाह से हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स पे आमतौर पे देखने को नहीं मिलता है, रिपीट इंशाल्लाह। तो अच्छा,
लो अजम्पशंस पे अगर हम देखें इसको एवीएन को, अभी इसकी जो अर्निंग है वो 6 रुपये है, ठीक है। इसी तरह से वो अगले 5 साल की ग्रोथ हमें बता रहा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर इसकी देखें तो इस वक्त बनती है तकरीबन 55 रुपये, 54-55 रुपये बनती है। और अगर मीडियम अजम्पशंस पे देखें 78 और इसी तरह 98 बनती है। तो अगर हम एवीएन को यहाँ पे देखें तो एवीएन क्या किया कि इंट्रिंसिक वैल्यू 54 है, ठीक है। 54 हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये है जी 54 का एरिया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ है 83 से गिरा है और ये 42 रुपये का लो बना है। और अभी ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। इसी तरह से मतलब कि आपको जब मार्केट बेरिश होगी, वही फार्मूला जिस तरह से आप याद रखिएगा कि मार्केट बेरिश होगी तो आपको वो 10 गुना सस्ती प्राइस पे देगा, जब मार्केट बुलिश होगी आपको वो 10 गुना प्राइस हाई पे देगा। आपको वहाँ पे भी अच्छा लग रहा होगा, सेंटीमेंट ऐसे बने होंगे, लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वहाँ पे प्राइस सिर्फ क्या करेगी, वहाँ पे कंसोलिडेट करेगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट रखने लगा हूँ, बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट्स। सिर्फ 2 स्टॉक मार्केट आपके सामने मैंने रखी हैं और एक हमारी अपनी मार्केट है KSE 100 इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे आपने बस 2 चीज़ें देखनी है। ये है जो मार्क किया मैंने 46 डिग्री, यहाँ पे क्या है 21 डिग्री, ठीक है। अब ये कौन सी मार्केट है, US की मार्केट है, डाउ जोन्स, और हमारा KSE 100 का इंडेक्स है। अब यहाँ पे आपको होता है ये जो है हमारी कोविड के बाद क्रैश हुई मार्केट, इनकी भी कोविड के बाद क्रैश हुई मार्केट। अब समझने की बात क्या है, नेचर को हम जब तक स्टॉक किसी भी स्टॉक मार्केट की नहीं समझेंगे, बिहेवियर को नहीं समझेंगे, ये इसकी छोटी सी एग्जांपल दी है कि 46 डिग्री के एंगल पे हमारी मार्केट रिकवर हुई है, मतलब कि बहुत तेज़ी के साथ मार्केट हमारी रिकवर हुई है, बहुत स्पीडी रिकवरी है। इसी तरह से अगर US मार्केट को देखा जाए तो वो 21 डिग्री के एंगल पे रिकवर हुई है, मतलब बड़ी स्लो, आहिस्ता आहिस्ता हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए वो रिकवर हुई है। इसी तरह से अगर वो रिकवर इतनी आसानी के साथ, मतलब स्लो होती है, इतना तेज़ी के साथ रिकवर नहीं करती, तो उनकी मार्केट फिर गिरती भी नहीं है। हमारी मार्केट क्या करती है, एकदम से ऊपर और ये गई नीचे, ठीक है। तो हर मार्केट का चलने का एक तरीका होता है। क्यों, हमारी मार्केट में कंट्रोल करने वाले कुछ लोग हैं। US की मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो इतनी बड़ी इकॉनमी है और जहाँ पे आपको फॉरेन इन्वेस्टर की भरमार मिलेगी, जो पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स इनकी मार्केट्स में, इन बड़ी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि डॉलर भी स्ट्रांग है, मार्केट्स भी स्ट्रांग हैं, तो यहाँ पे आपको पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट मिलती है, तो इनकी मार्केट आसानी से गिरती भी नहीं है। हमारी मार्केट को आसानी से पंप किया जाता है अंडर वैल्यूड करके, जो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला फार्मूला बताया, अंडर वैल्यूड करके एक तो बिल्कुल मार दिया जाता है, फिर रिकवर किया जाता है, तो फिर बिल्कुल आसमान पे, और वहाँ से फिर बिल्कुल नीचे। तो हमारी मार्केट कुछ इस तरह से ट्रेड करती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट मज़ीद, मतलब जैसे जैसे वीडियो आगे जा रही है मज़ीद हम अहम हिस्सों में दाखिल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हमारा तीसरा पार्ट शुरू हो चुका है और वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साइकिल। अब ये बड़े गौर से समझना है आपने, जो आपको ये गुरुज, ये फंडामेंटल सो कॉल्ड एनालिस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ब्ला ब्ला, ये चीज़ें आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। वॉलेटाइल इकोनॉमी, सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझना क्या है हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन हमें नजर आता है स्टॉक मार्केट में, और हमारी स्टॉक मार्केट का रिफ्लेक्शन हमें नजर आता है चार्ट्स और फंडामेंटल्स के अंदर, ठीक है। अब 2021 की ये एक रीसेंट एग्जांपल देने लगा आपके सामने। ये मैंने एक वर्ड यूज़ किया, इकोनॉमिक पंप, ठीक है। 2021 में जब PTI की गवर्नमेंट थी, और प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है भाई, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, या फिर एक चौथी पार्टी है वो हो, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं ना, वो आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, किसी के हक में या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। तो 6% की ग्रोथ थी 2021 में, जो चिल्ला के बताया गया हम 6% की ग्रोथ छोड़ के गए। दुनिया में एक सिर्फ मुल्क आपने मुझे निकाल के बता देना है कि जिसकी सुबह के टाइम, यानी आज एक साल में उसकी ग्रोथ है 6%, और उसकी फिर ग्रोथ हो जाती है 2023 में, मतलब एक ही साल के बाद उसकी ग्रोथ हो जाती है 0.29%,
ठीक है, दुनिया में एक मुल्क भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई एक्सेप्शनल केस है, जिस तरह से कोविड आया पूरी दुनिया ने इम्पैक्ट लिया, जिस तरह से रशिया यूक्रेन की वॉर हुई उसके नतीजे में सारी दुनिया ने इम्पैक्ट लिया, लेकिन एक कोई मुल्क ऐसा हो कि आज जीडीपी ये है, अगले दिन बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अब हुआ क्या, 2021 में हमें 2020-21 में हमें मिली $5 बिलियन की यूएस एड से मुराद है मतलब मुख्तलिफ जो हमें अदारों से एड मिली थी, सिर्फ यूएस से नहीं, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे जो हमें टोटल एड मिली थी, जो गवर्नमेंट क्लेम करती है, जो गवर्नमेंट मानती है कि भाई हमें इतने पैसे मिले हैं कम से कम, वो $5 बिलियन थी। ठीक है, और जब आपको पता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, कोविड आया था तो इंटरेस्ट रेट को 13% से सीधा 7% पे मारा गया एक महीने के अंदर। ये बात ना कहीं पे लिख के रख लें, जब तक आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर हैं आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी तो आपकी स्टॉक मार्केट नहीं ऊपर जा सकती, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्शन है आपकी इकोनॉमी का। अच्छा, यूक्रेन रशिया और 2023 में क्या हुआ, 2021 में आपको बताया कि 6% जीडीपी किस तरह से आया कि $5 बिलियन जो इनको मिले कोविड की मद में, वो इन्होंने पंप किया, इकोनॉमी के अंदर डाले दबा के डॉलर। इंटरेस्ट रेट को 13% से गिराया 7% के ऊपर, इंडस्ट्री ने दबा के काम किया, और आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है और फिर जीडीपी और ये सारी एक पहिया जो आपका चला, और आपने 6% का जीडीपी देखा। 2023 में क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह पे है, इसमें कोई शक नहीं है, उससे इनकारी नहीं हूं मैं, लेकिन यूक्रेन रशिया की वॉर हुई, यूक्रेन रशिया की वॉर के नतीजे में मैसिव इन्फ्लेशन ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो रशिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर में से एक है, दुनिया का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर है। जब उसके ऊपर सैंक्शंस लगी अमेरिका की तरफ से, तो भाई क्या हुआ कि वीट भी वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, गैस और ऑयल भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो दुनिया में होगी शॉर्टेज। ठीक है, यूरोप को उसने लगा दी धमकी कि भाई हमसे अगर लेनी है ये गैस वगैरह और ऑयल वगैरह, तो हमारी जो रूबल है हमारी करेंसी उसके अंदर पे करना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया ने इसको भुगता। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट वहाँ से क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट अप होना शुरू हुआ है, सिर्फ हमारी मार्केट में नहीं, हमारी मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ है। वो आगे आपको डाल के दिखाता हूँ। हमारा इंटरेस्ट रेट 9.75 से 9.75 से वो गया 22% पे, अभी जो हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब इस साइकिल को हम किस तरह से समझ सकते हैं, हम इजीली इसको समझ सकते हैं ये छोटे से चार्ट से जो मैंने आपके सामने बनाया है। हमारी इकॉनमी है इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी, हमारे सियासतदानों को, हमारे जर्नैलों को इतना पैसा मिला यूएस की तरफ से मुख्तलिफ एराज में, मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन इन्होंने क्या किया, उससे डॉलर को कंट्रोल करके रखा और फुल मौजें करवाई आवाम की भी, भाई खाओ पियो ऐश करो मौज करो, लेकिन इंडस्ट्री नहीं लगाई, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क यहाँ पे आके फंसा हुआ है जो कर्जों के चुंगल में। दूसरी तरफ इंडिया हमसे महा करप्ट उनके पॉलिटिशियंस, लेकिन आज वो कहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे एक इक़्तिदार कंसिस्टेंसी के साथ वो आगे बढ़ता रहा। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्री खड़ी की, और हर चीज़ वो अपने मुल्क में बनाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ हम क्या करते हैं, हर चीज़ बाहर के मुल्क से मंगवाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर आता है पीकेआर के ऊपर। पीकेआर के ऊपर क्यों प्रेशर आता है, क्योंकि बाहर से हमने जो चीज़ मंगवानी है उसके बदले में डॉलर देना, डॉलर देंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, हमारे मुल्क में डॉलर की कमी होगी, डॉलर कम होगा जब हमारे मुल्क में, तो पीकेआर डिवैल्यू होगा। पीकेआर डिवैल्यू होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ आप बाहर से मंगवा रहे हैं, तो पहले आप जब मंगवाते थे वो $1 की थी, आज भी वो अगर चीज़ $1 की है, लेकिन अगेंस्ट डॉलर हमारा जो पीकेआर है पहले 100 का था, आज 300 का है, तो वही चीज़ अगरचे डॉलर की जो रेट है, वो अगर प्राइस है जो हम बाहर से चीज़ मंगवा रहे थे $1 की, उसका रेट नहीं बढ़ा, वो $1 की ही प्रोडक्ट है, लेकिन आज पीकेआर 300 का हो चुका है, मतलब हमारी लोकल करेंसी गिर चुकी है, तो वही चीज़ 200% महंगी बनेगी, आगे 200% महंगी बिकेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो सेकेंडरी मार्केट की यील्ड बढ़ेगी, बॉन्ड वगैरह बढ़ेंगे, सेविंग सर्टिफिकेट्स बढ़ेंगे, फिर गवर्नमेंट जो बोरो करती है पैसा ये टी बिल्स ऑक्शन में, वहाँ पे रेट बढ़ेगा, वहाँ पे रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। ठीक है, आपकी मार्केट का सबसे बड़ा मसला है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट आप देखें, एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी थी अपनी पिछली एक वीडियो में, नेशनल रिफाइनरी की 3 अरब फाइनेंस कॉस्ट थी पिछले
साल, मतलब जो उन्होंने अपने कर्जे लिए हुए हैं बैंकों से, उसकी मद में जो सूद दे रहे हैं वो 3 अरब रुपया था, ठीक है। लेकिन इस साल वो बढ़ के 7 साढ़े 7 अरब रुपए के ऊपर चला गया, ठीक है। तो उसकी अर्निंग बिल्कुल कम होगी, वो अर्निंग से एलपीएस पे चला गया, लॉस पर शेयर पे चला गया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब आपके बढ़ेंगे तो यही होगा। तो आपकी अर्निंग जब श्रिंक होगी तो फिर क्या होगा? कॉर्पोरेट अर्निंग श्रिंक होंगी, कम होंगी, तो उससे क्या होगा? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ेगा, और अल्टीमेटली आपकी जब अर्निंग्स कम होंगी तो आपके जीडीपी के ऊपर वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। जिस तरह से आपने पिछले चंद माह से सुनते आ रहे होंगे 80% इंडस्ट्री बंद है और इस तरह की चीज़ें सुनते आ रहे होंगे, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जीडीपी पे पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको सारी पिक्चर जीडीपी को लेके समझाई है, यहाँ पे जो कंपैरिजन ने आपको बताया कि क्या हुआ 2021 में और क्या हुआ 2023 में, लेकिन आम बंदे को नारा बेचा जाता है और जो कि आम बंदा खरीदता है। अब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको डिटेल से बताया कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट को ग्रो करने के लिए सबसे जो की इंडिकेटर है, जो डिफाइन करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की साइकिल को, वो इंटरेस्ट रेट है। अब इसको हम ज़रा डिटेल से देखेंगे। एक तरफ लेफ्ट साइड पे ये आपके सामने चार्ट है 200 साल के इंटरेस्ट रेट का यूएस का। अच्छा, तो हम पिछले 200 साल को नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं अगर आप यहाँ पे देखें ये जो ये जो एरिया था, ठीक है, ये जो एरिया था ये था, एक सेकेंड, अच्छा ये जो एरिया था ना यूएस जो कंट्री है, उसका 1945 से लेके इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ। 1945 में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ और वो बढ़ते बढ़ते वो चला गया 15% पे। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप 15% पे उनका इंटरेस्ट रेट चला गया, ठीक है, 1981 में। अब 1981 में उनके इंटरेस्ट रेट का हाई लगा 15%, उसके बाद इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हुआ। अब देखिए 1981 से उनका इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हुआ और 2020 जो कोविड आया उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट ज़ीरो कर दिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम करते करते ज़ीरो इंटरेस्ट रेट कर दिया, 0.25 इनका मिनिमम था, ठीक है। और 40 साल तक इनका इंटरेस्ट रेट गिरता रहा और 40 साल इनकी स्टॉक मार्केट ने रैली की है। बीच में 2 क्रैश आए थे, वो पूरी दुनिया में आए थे। इनकी ज़ाती तौर पे मार्केट अपनी इनकी किसी मसले की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हुई सिवाय 2008 के। अच्छा, अब हमारी मार्केट को देखते हैं। ये 1991 से, ये आपके सामने सारा डेटा है 1991 से पिछले 35 साल का डेटा है। और 1991 से अगर हम देखें इंटरेस्ट रेट 10% था, तो बढ़ना शुरू हुआ 10% से 1997 यानी 7 साल बाद जो वो बढ़ता बढ़ता 18% पे चला गया। तो ये 91 से 97%, 1997 का जो एरा था, इसमें हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा और हमारी मार्केट गिरती चली गई। फिर 2001 आया, फिर 2001 में हमारा इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ। जो 18% था 97 में, तो वो 14%, फिर 13%, 12%, और फिर 2002 में हमारा इंटरेस्ट रेट जो 97 में 18% था वो 7.5% पे आ चुका था। और पहली दफ़ा 2005 में 7%, 7.5% ने इंटरेस्ट रेट बढ़ के 9% हुआ जब हमारी मार्केट पहली दफ़ा क्रैश हुई 2005 में। उसके बाद फिर 2008 में दोबारा से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए, ठीक है। और आगे हम ज़रा चलते हैं, इस साइकिल को फर्दर देखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें 2008 में इंटरेस्ट रेट बढ़ना जब शुरू हुए तो 2011 से वो इंटरेस्ट रेट दोबारा से गिरना शुरू हो गए और जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट हमने देखा वो 2016 में देखा। अब 2012 के बाद खास तौर पे जब इंटरेस्ट रेट 10% से नीचे आया, 10% से जब भी नीचे हमारा इंटरेस्ट रेट आता है तो हमारी मार्केट ब्लास्ट करती है, बुल रैली आपको नज़र आती है, बहुत बड़ी बड़ी आपको लेग्स नज़र आती है मार्केट के अंदर 10% या 10% से नीचे जब हमारा इंटरेस्ट रेट होता है। तो 2012 से 2016 तक हमारा इंटरेस्ट रेट 10% और 6% के बीच में रहा, 2011 और 2012 और 2016। तो इस एरा में हमारा इंटरेस्ट रेट 10% से 6% के बीच में रहा और हमारी मार्केट ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। फिर इंटरेस्ट रेट दोबारा से 2018 में बढ़ना शुरू हुआ और फिर 2019 में वो 13.25% पे जा चुका था। फिर बारान रहमत वो बन के
आया कोविड, और कोविड में इंटरेस्ट रेट सीधा उन्होंने 13% से इंटरेस्ट रेट 7% पे कर दिया, और कोविड में जितनी बड़ी हमने रैली देखी वो भी आपके सामने, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, इंडस्ट्री ग्रो कर गई, जीडीपी ऊपर चला गया, जिस तरह से मैंने आपको पहले सारी स्टोरी बताई है। और अभी दोबारा से आपका इंटरेस्ट रेट 2021 से बढ़ना शुरू हुआ है, और अभी आपका इंटरेस्ट रेट 22% पे, और मार्केट के हालात आपके सामने जो आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अच्छा, आप इंटरेस्ट रेट के साथ दूसरी चीज़, बस दो चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ अटैच करूँगा, छोटी सी चीज़ है, करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट, जो आप आम तौर पे सुनते हैं, डेफिसिट और सरप्लस, ठीक है। तो अगर हम 2015 में हम देखें तो हमें जो शुरुआती 2015 के जो महीने थे उसमें 800 मिलियन का सरप्लस मिला था, ठीक है, 800 मिलियन का सरप्लस था। फिर 2015 के जो आखिर वाले महीने थे उसमें 600 मिलियन डॉलर का डेफिसिट हमें देखने को मिला। 800 मिलियन डॉलर के सरप्लस से हमें 600 मिलियन का डेफिसिट मिला, और फिर 2016 में वो डेफिसिट मज़ीद बढ़ के 1 बिलियन पे चला गया। अब ये 2015 और 2016 का जो एरिया ना, इसमें हमारा सरप्लस डेफिसिट में तब्दील हुआ और थोड़ा सा आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन इस एरा में 2015 और 16 में मार्केट ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, और जहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो रही थी, लेकिन स्टॉक मार्केट वहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद 2016 में सारा टोपी ड्रामा हो के, और उसके बाद आज मार्केट के आप हालात देख रहे हैं। 2017 2018 ये जो सारा आपके सामने मार्क किया हुआ है, इसमें आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बढ़ता चला गया, और आपकी मार्केट ने कोई हाथर हवा परफॉर्म नहीं किया, बीच में छोटी छोटी लेग्स मिलती रही। फिर 2020 आया, और वो रहमत बन के आया कोविड, और हमें 600 मिलियन का सरप्लस दे गया। क्यों ये सरप्लस क्यों मिला? क्योंकि सारी की सारी इंपोर्ट बैन थी भाई दुनिया में, एक्सपोर्ट भी बैन थी, इंपोर्ट भी बैन थी, तो हमारा सरप्लस आ गया 600 मिलियन डॉलर का, हमारी मार्केट ब्लास्ट कर गई, और आपने देखा कितनी बड़ी रैली आई 2020 में। 2016 और 2020 दोनों में क्या चीज़ें कॉमन थी? इंटरेस्ट रेट और करंट अकाउंट सरप्लस, ठीक है। उसके बाद फिर 2021-22, ठीक है, और 2021-22 में क्या हुआ आपके सामने, मार्केट का क्या हशर हुआ। दुनिया की मार्केट 2021-22 में आउट परफॉर्म कर रही थी, इंडिया की मार्केट 60,000 63,000 के इंडेक्स पे चली गई। दूसरी दुनिया की मार्केट्स देख लें, US 30 वगैरह देख लें, हमारी मार्केट नहीं चल रही थी। उसकी वजह ये थी इंटरेस्ट रेट और करंट अकाउंट डेफिसिट। फिर जुलाई के अंदर 2023 जुलाई के अंदर हमने दोबारा से सरप्लस देखा, लेकिन इंटरेस्ट रेट नीचे आते हुए नहीं देखे। जब सरप्लस आया, और सरप्लस क्यों आया आपको भी पता है, इसहाक डार ने टोटली बैन कर दी थी इंपोर्ट, हर चीज़ छोटी मोटी चीज़ भी ऑलमोस्ट बैन थी। तो हमने देख लिया सरप्लस जुलाई 2023 में, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आया, लेकिन हमें एक शॉर्ट टर्म रैली मिली 2023 जुलाई में, मतलब आज से 3 महीने पहले। अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपके सामने जो सारी रैली है, एक तो IMF से डील हुई है, उसके बाद फिर आपका जो सरप्लस आया, तो ये एक ऐसी विंडो प्रोवाइड हुई मार्केट को जिसके अंदर मार्केट ने मैसिव एक परफॉर्मेंस दी है, अपसाइड दी है, ठीक है जी। तो दो चीज़ें होगी, दो चीज़ें हमेशा आपने याद रखनी है, एक डेफिसिट और सरप्लस की ये जो गेम है, और दूसरा इंटरेस्ट रेट, जिस तरह से मैंने आपको इंटरेस्ट रेट को एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे एक दो और बड़े अहम डेटाज आपके साथ शेयर करूँगा। ये सारी चीज़ें बनाते हुए थोड़ी सी मेहनत लगी है भाई, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखें, उम्मीद है आपने देखा होगा, और इसको शेयर ज़रूर आपने करना है उन लोगों तक जो वॉरेन बफे की हमारी मार्केट में बड़े फ़ैन हैं, और ख़ास तौर पे गलत फहमी का शिकार हैं, जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नहीं पता। आगे और बहुत सी चीज़ें आपको अभी बताऊँगा। अच्छा खैर, ये सामने आपकी क्या चीज़ है, पाकिस्तान मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो जीडीपी का कितना है, ठीक है। अगर जीडीपी हमारा फॉर एग्जांपल 100 रुपया है, ठीक है, तो उसमें हमारी स्टॉक मार्केट का कितना हिस्सा है, कितने जीडीपी टू जो हमारी स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितनी है, ठीक है, उसका हिस्सा कितना है, बेसिकली आम जुबान में अगर देखा जाए तो ये कितनी अनसर्टन हमारी इकॉनमी और हमारी स्टॉक मार्केट है, ये आपके सामने है, ये मुलाहिजा फरमाएं। 2011 में हमारी जो स्टॉक मार्केट थी वो हमारी जीडीपी का 17% थी, सॉरी 17 भी नहीं 18%, 17.99%, ठीक है, 18% थी हमारे जीडीपी का। फिर 2012 में 17.5%, फिर 23% हो गया 13 में, फिर जो पीक टाइम था 2014, 15, 16 उसमें
हमारी मार्केट 27%, 28% इस एरिया में रही। फिर 2016 के एंड में, 17 में आपको पता है मार्केट को मार पड़ना शुरू हुई, जब 53,000 का हाई लगा तो मार्केट 27% से गिर के कैपिटलाइजेशन अगेंस्ट हमारा जो जीडीपी है वो 23% पे आ गई, फिर 26 पे आई, फिर 22 पे आई। अब देखें ये वो टाइम है 17, 18, 19 जिसके अंदर आपको पता है इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और आपका डेफिसिट आपको देखने को नज़र आया है। तो 26% से गिरी 22 पे, 22 से गिरी 15 पे, ठीक है, और फिर 13, और फिर ये 15%, और अभी 15 से सीधा 10%। और ये 2022 का डेटा आपको बता रहा हूँ, 2023 का अभी इससे भी कम है। 2023 का अभी 8.5 से 9% है हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है टू जीडीपी हमारी जो है, ठीक है। तो इससे हमें एक और चीज़ पता लगती है कि हमारी मार्केट कितनी अनसर्टन है। तो इसके पैटर्न्स को समझने की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके पैटर्न्स को समझने की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें इन पैटर्न्स को समझना है, तो फिर ही आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ आएगी। सेंटीमेंट अच्छा है, इन्वेस्ट कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेविंग्स है डालते जो, ये भाई बच्चे हमारे खाएंगे ये पैसा, क्या खाएंगे भाई? आपकी डिवैल्यूएशन देखो कहाँ पे जा चुकी है, इन्फ्लेशन कहाँ पे जा चुकी है, आपके हाथ में वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स पाकिस्तान का, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन मैंने इंडिया के साथ करके देखा था कि यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेके कितनी जो है ना इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। इंडिया इस इंडेक्स में इसकी वैल्यू 80 के ऊपर है, ठीक है, मतलब बहुत कम है इसकी इंस्टेबिलिटी, इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में बहुत कम है। और अगर हम देखें 2022 में हम 350 पे थे, मतलब हमारी कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ही नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है, वो बैनर्स लगा देती है, वो जो पहले प्रोग्राम्स शुरू हुए होते हैं उसको ख़त्म करती है, अपने वो शुरू कर देती है कि भाई हमारा नाम हो, फ़लाने की नाम की सड़क है और फ़लाने के नाम की स्कीम है, ठीक है। तो यहाँ पे बस वो शॉर्ट टर्म के लिए सब बातें हैं, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए। कोई भी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा पीछे हैं। और करंट वैल्यू हमारी कोई 250 के ऊपर चल रही थी, और ये भी 2021-22 का डेटा है। अभी हम गालबन ये 300-350 वाले फिगर के आसपास हैं कहीं पे। उसके बाद लास्ट जो इम्पॉर्टेंट एक डेटा है वो आपके सामने अब मैंने रखा है, इन्वेस्टमेंट साइकिल इन PSX, ठीक है। ये गौर से समझना है। मार्केट क्रैशेस, ये मैंने कंपैरिजन किया पाकिस्तान वर्सेस यूएस का, ठीक है। हमारी बेशक छोटी मार्केट है, लेकिन हमारी मार्केट किस तरह से चलती है, दुनिया में मार्केट किस तरह से चलती हैं, ये समझाने के लिए 1990 से 2023 का ये डेटा मैंने लिया है, ठीक है। क्रैश किसको कहते हैं इसको पहले समझ लें। क्रैश इंटरनेशनली अगर हम देखें, जो डेफिनेशन है किसी भी स्टॉक मार्केट की क्रैश होने की, 20% से ज़्यादा अगर आपका इंडेक्स गिर चुका है, तो इस 20% से ज़्यादा, तो इसका मतलब है आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप समझ लें, ठीक है। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो PSX जो क्रैश होती है आफ्टर 3.5 to 4 ईयर्स, 3.5 से 4 साल के अंदर हमारी मार्केट हर दफ़ा क्रैश होती है। 3.5 से 4 साल, ये पिछले कितने साल का साइकिल आपके सामने रख रहा हूँ, 33 से 34 साल का साइकिल आपके सामने रख रहा हूँ, 1990 से 2023 का, ठीक है। ऑन एवरेज जो US मार्केट है वो क्रैश होती है 9 साल के बाद। हमारी मार्केट कितनी देर के बाद क्रैश होती है? ऑन एवरेज 3.5 से 4 साल बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारी मार्केट जो फर्स्ट इसके अंदर क्रैश आया था 92 से 97 आया, फिर सन 2000 में .com बबल आया, 2005 में इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा उसकी वजह से क्रैश हुई, ठीक है। क्राइटेरिया मैंने 20% रखा हुआ है, 20% या इससे ज़्यादा मार्केट गिरी है तो इसको हम क्रैश कंसीडर करेंगे। 2008 में आपको पता है वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस आया, फिर 2015 में हमें 2015 के मिड में हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप इंडेक्स के अंदर देखने को नजर आया जो 20% से ज़्यादा था, जिसके बाद फिर एक रैली बिल्ड हुई थी 30,000 से ऑनवर्ड्स
53,000 तक, ठीक है। फिर 2017 से 19 तक हमने एक पीरियड देखा, फिर उसके बाद कोविड आया, कोविड में एक अलग से देखा, और फिर 2022 में जो अभी यूक्रेन रशिया की वार चल रही है उसमें। और वहाँ पे अगर हम देखें डॉट कॉम बबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया 2008 का, 2020 में कोविड आया, और 2022 में जो अभी वॉर चल रही है, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो अगर ये जो शुरू वाले अगर हम तीन क्रैश देखें, डॉट कॉम, वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस, ख़ास तौर पे ये दो शुरू वाले जो दो हैं, तो ये एक्चुअली में क्राइसिस थे, ठीक है। कोविड, वार, ये एकदम से ब्रेकआउट होने वाले क्राइसिस थे। तो अगर फिर भी हम देखें तो यूएस की 9 साल बाद मार्केट क्रैश होती है ऑन एवरेज, और हमारी 3.5 से 4 साल बाद। तो अब इससे हमें समझ क्या आता है, ये सारी कन्वर्सेशन से, डिस्कशन से, अब इससे एक चीज़ हमें क्लियर समझ आती है। देखें हमारे जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल है ना, जब इंटरेस्ट रेट, आप देखें हमारे इंटरेस्ट रेट कहीं पे भी एक जगह पे आके स्टेबल नहीं होते। जिस तरह से आप यूएस का मैंने आपको बताया कि 40 साल से इंटरेस्ट रेट उनका बढ़ता रहा, और उसने जब हाई लगाया 1981 में, उसके बाद गिरता ही रहा और 40 साल तक गिरता ही रहा, ठीक है। और 2020 में उन्होंने अपना ज़ीरो कर दिया इंटरेस्ट रेट। हमारे जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर बताने लगा हूँ, हर 6 साल के बाद, 5 से 6 साल के बाद, 5 से 6 साल का उसका साइकिल होता है। 5 से 6 साल हमारा इंटरेस्ट रेट का साइकिल चलता रहेगा ऊपर की तरफ। जैसे अभी वाला जो साइकिल हमारा इंटरेस्ट रेट का चला हुआ है, वो 2018 से शुरू हुआ है, ठीक है। 2018 से हमारा इंटरेस्ट रेट का साइकिल शुरू हुआ है, और उसके बीच में कोविड आया, हम उसको निकाल देते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो साइकिल है इंटरेस्ट रेट का, ये रिवर्स होगा 2024 के कहीं मिड पे, ठीक है। 2024 के मिड में ये कहीं पे रिवर्स होगा। ये वो कैलकुलेशन है, वो डेटा है जो आपने अभी मेरे ख्याल से हमारे सोशल मीडिया पे नहीं देखा होगा। 5 से 6 साल का साइकिल होता है हमारे इंटरेस्ट रेट का, जो ऊपर की तरफ हमारा इंटरेस्ट रेट चलता है, ठीक है। उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट रिवर्स होता है, तो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हर 3.5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर हमारी मार्केट क्रैश होती है। तो हमारे मार्केट के अंदर जो एक बुल रैली आती है, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, वो होती है, उसका जो साइकिल है वो 3.5 से 4 साल का है। ये जो आपके सामने मेंशन किया हुआ है, 3.5 से 4 साल का हमारी मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का साइकिल है। कोई 10 साल नहीं, कोई 15 साल नहीं, कोई 20 साल नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन होती है कॉन्टीन्यूसली, आपकी इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ती है, ठीक है, वक्त के साथ साथ। जिस तरह से, जिसको बेस इफेक्ट कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करूँगा फिर कभी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हमारी मार्केट एक एक्सेप्शनल केस है। अब यहाँ पे देखें लास्ट में माई स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है भाई, तुम किस तरह से इन्वेस्ट करते हो ये भी हमें बताओ, ठीक है। ये मेरा तरीक़ाकार है, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इससे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इससे बहुत बेनिफिट उठाया। और जो मेरी अप्रोच है इन्वेस्टमेंट को लेके, देखें ये जो आप देख रहे हैं ना, हमारी मार्केट के अंदर 30,000 से जो एक बुल रन आया था, 53,000 पे मार्केट गई थी। इस पूरे बुल रन का जो क्राइटेरिया ना, वो सारे का सारा आपको मैंने एक्सप्लेन किया इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारी मार्केट क्रैश हुई। तो जब हमारे वो इंडिकेटर्स, जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, जो हमें बताने लग पड़ते हैं कि भाई अब वो टाइम आ गया, अब ऐसा नहीं है इंटरेस्ट रेट रिवर्स हुआ तो सीधा नीचे आएगा, नहीं, उसका भी एक पैटर्न है। हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी मार्केट का जब 3-3.5 साल का साइकिल चलता है, सिर्फ तब मैं हमारी मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूं, जो कि मेरी इन्वेस्टमेंट का साइकिल होता है 3.5 से 4 साल का, मैक्सिमम 3 से 4 साल का आप साइकिल कह लें। हमारे जब मैं जो कुछ वैल्यू स्टॉक्स हैं उनको पकड़ता हूँ और उनके अंदर पैसा रखता हूँ, और कुछ पैसे की ट्रेडिंग करता हूँ। ये तो होगी एक इन्वेस्टमेंट को लेके। और ये जो साइकिल है, आपको पता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, कम से कम 6 साल बाद ये साइकिल आता है। और अभी भी आप देख लें 2018 के बाद की मार्केट, 2018 के बाद ये साइकिल एक दफ़ा भी हमें देखने को नज़र नहीं आया। बस एक इंटरेस्ट रेट रिवर्स हुए और कोविड आया, उसकी वजह से हमने हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी इंपल्सिव रैली देखी। उसके बाद जब दोबारा से इंटरेस्ट रेट अपने ट्रैक के ऊपर आए, तो उसके बाद हमने ये देखा कि हमारी मार्केट किस तरह से नीचे जा रही है। अच्छा, अब जब ये साइकिल चेंज हो जाता है, जो 3-3.5 साल वाला है, तो तब किस तरह से पैसा कमाया जाता है? अब तब किस तरह से पैसा कमाया जाता है? शुरू में मैंने आपको क्या बताया था, 1, 2, 3, ठीक है, 4, जिस तरह से मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरू में बताया कि यहाँ से
यहाँ तक तकरीबन 14 टॉप और बॉटम्स लगे हैं और उसके अंदर 12 टॉप और बॉटम्स पिन पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह से फोरकास्ट किए हैं। और उसमें इन्फ्लेशन को आप किस तरह से बीट कर सकते हैं, मेरी नज़र में वो यही तरीका है कि ये जो लेग्स बनती हैं ना, ये जो लेग्स बनती हैं इसके अंदर इनके टॉप्स और बॉटम्स को समझ के किस तरह से आप इनके टॉप्स और बॉटम को पकड़ के पैसा कमा सकते हैं। और ये वही तरीका है कि जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो इस मार्केट में। ये जो बेयर मार्केट है इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें आप इन्फ्लेशन को सिर्फ इसी तरह से बीट कर सकते हो। और इसी यही वजह है आपके सामने कि ये जो 12 टॉप और बॉटम आपके सामने फोरकास्ट करके रखे हुए हैं। अब इनको फोरकास्ट कैसे करना है, ये टॉप और बॉटम्स को, ये 3 साल 3.5 साल का 4 साल का जो साइकिल है इसके अंदर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि साइकिल 3.5 साल का 4 साल का होता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट और फिर करंट अकाउंट सरप्लस और ये सारी डेटा आपके सामने एनालाइज किया। लेकिन इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो विजिबल जब होते हैं तो तब इन्वेस्ट करना होता है, किस सेक्टर के अंदर करना होता है, किस सेक्टर को बेनिफिट्स मिलते हैं, किन स्टॉक को किस तरह से सिलेक्ट करना होता है। ये जो बेयर मार्केट का फेज़ है इसके अंदर जो मैंने टॉप और बॉटम्स फोरकास्ट किए और उसके बिहाफ पे ट्रेडिंग करके तो आप किस तरह से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, किस तरह से आप मार्केट को अवॉइड करते हो। जब मैं बार बार कहता हूँ पैसा बचाओ पैसा बचाओ, और जब मार्केट आपको टाइम देगी एक वो बॉटम आउट हो के निकलने का, और वहाँ पे आप उस लेग में जिस तरह से हमने 44,500 पे एंट्री ली और सीधा 49,000 पे जाके मार्केट को छोड़ा, और आज तक हमारी मार्केट में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी है। तो ये सब चीज़ें मैं किस तरह से करता हूँ। 2020 के बाद, कोविड के बॉटम के बाद पैराडाइम शिफ्ट जो आया एक पूरी सोच के अंदर, वो सब कुछ किस तरह से होता है, तो वो आप सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग का बैच शुरू हो रहा है, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का, और इसके 4 अहम स्तून हैं, ठीक है, 4 अहम पिलर्स हैं, ठीक है, हमारी ट्रेनिंग के। मास्टरिंग मार्केट साइकोलॉजी, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, एक पैराडाइम शिफ्ट था। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टू एडवांस लेवल, इसके अंदर भी आपको मार्केट साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स। अच्छा, बेसिक्स से मुराद ये नहीं है कैंडल स्टिक्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसके बेसिक्स के अंदर इतनी एडवांस चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो हमारे सोशल मीडिया पे आप नहीं देखते। और मार्केट मोमेंटम मास्टरी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें आपके सामने लिखी हैं ना, 4 पिलर्स, और लास्ट में जो फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ आर इकोनॉमी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये कुछ भी एग्जैजरेट करके नहीं लिखा गया। जिस तरह से आप आमतौर पे देखते हैं ना, बड़े बड़े लफ्ज़, बड़ी लंबी चौड़ी बातें और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जो अल्हम्दुलिल्लाह से पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता है ये सारी चीज़ें जो आपको हमारे एनालिसिस के अंदर जो चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये जो ख़ास तौर पे ये जो 4 चीज़ें हैं, साइकोलॉजी, मोमेंटम मास्टरी, और इंशाल्लाह से ये वो चीज़ें होंगी जो आपकी ट्रेडिंग को 180 डिग्री के ऊपर, आपकी थिंकिंग को, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को वो किस तरह से लेके चलेंगी आगे, और ये किस तरह से आपकी सोच को 180 डिग्री के ऊपर चेंज करेंगी। ये 4 पिलर्स और इसके अंदर फिर भरपूर आगे मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। हमारा 11th बैच शुरू होने वाला है और इसकी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह से अगले 2 दिन के अंदर अंदर होपफुली हो जाएगी। उसके बाद फिर आप रजिस्टर कर पाएंगे। और जितनी भी आज हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके चीज़ें सीखने की कोशिश की है, उसके अंदर पैटर्न्स हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह से ये सब कुछ इसके अंदर ऐड होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी, मार्केट साइकोलॉजी और मोमेंटम मास्टरी। ख़ास तौर पे ये अगर मेरी पिछली आपने कुछ वीडियोस देखी हों जिसके अंदर मैं मोमेंटम का ख़ास तौर पे जिक्र किया और उसके बिहाफ पे जो मैंने आपको एनालिसिस दिया, जिन्होंने फॉलो किया उनको पता होगा इसके बारे में भी। तो इंशाल्लाह से हमारा 11th बैच शुरू होने वाला है जिसके अंदर आपको ये सब चीज़ें इन डिटेल आउट ऑफ द बॉक्स इंशाल्लाह से सीखने को मिलेंगी। अपना आज की वीडियो के बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी थी, जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इससे आपको मिला
तो वो कैसा था, क्या आपने सोशल मीडिया पे इतनी कॉम्प्रीहेंसिव इस तरह की वीडियो पहले देखी है। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें समझाना छोटी वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह से अगली वीडियो में। बहुत सारी और चीज़ें आपको हमारे इस चैनल पे पाकिस्तान ट्रेडिंग एकेडमी पे देखने को मिलेंगी, इसी तरह की चीज़ें। और आपको हमारी जो रेगुलर फोरकास्ट हैं वो मीर अब्दुल हक चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, फ़ीडबैक आपने ज़रूर देनी है, ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।